ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर जी आरमैन रिकवरी कैटलॉग। आरमैन बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रखता है? कंट्रोल फाइल में। कौन सी डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में? जिसका वो बैकअप लेता है। मीन्स के टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। व्हाट इफ कि आपकी वो कंट्रोल फाइल ही जिसमें बैकअप की इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर आप बैकअप्स रिस्टोर कर सकेंगे? बैकअप की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे रिस्टोर करेंगे आप? हाँ, तो फिर आप कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, रिकवरी कैटलॉग नहीं, ये बनानी पड़ती है, ये अलग से एक डेटाबेस है। देख लेते हैं इसको। देखें, ये आपके पास कंट्रोल फाइल है डेटाबेस की, उसके दो पार्ट्स हैं, रीयूजेबल, नॉन रीयूजेबल। रीयूजेबल पार्ट में आपके पास बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन है जो आरमैन के थ्रू आपने लिए हुए हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अब ये कंट्रोल फाइल में इंस्टेड के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन जाए, आप एक और डेटाबेस में या उसी डेटाबेस में एक यूजर बनाएं, उसके अंदर सेट ऑफ टेबल्स बना लें। जैसे आपके पास एक और मशीन के ऊपर एक डेटाबेस है टेस्ट डीबी के नाम से, और इसमें आपने एक यूजर स्कीमा बना के उसमें बहुत सारे टेबल्स बना लिए हुए हैं। ये टेबल्स आपके रिकवरी कैटलॉग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिकवरी कैटलॉग। अब जब आप आरमैन से बैकअप लेंगे तो टारगेट से भी कनेक्ट होंगे और इस रिकवरी कैटलॉग से भी कनेक्ट होंगे। फिर जब बैकअप लेंगे तो बैकअप होगा डिस्क के ऊपर ही या टेप के ऊपर। बैकअप की इन्फॉर्मेशन टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में भी लिखी जाएगी और वही इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट कर दी जाएगी इस रिकवरी कैटलॉग के अंदर जो टेबल्स बने हुए उनके अंदर भी। उसका क्या फायदा होगा? अगर आपकी ये कंट्रोल फाइल डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन, बैकअप्स तो डिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं लेकिन उन बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन इस कैटलॉग के अंदर पड़ी हुई है। तो आप हाँ, हर चीज पड़ी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल फाइल में है वही सारी इन्फॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग में भी होगी। दिस इज कॉल्ड रिकवरी कैटलॉग। तो एक आपकी बड़ी इन्वायरमेंट जिसमें बहुत सारी आपके पास डेटा बेसिस हो, मल्टीपल डेटा बेसिस हो, तो रिकमेंड किया जाता है कि सेंट्रली एक रिकवरी कैटलॉग बना लें और मल्टीपल डेटा बेसिस इसके अंदर रजिस्टर कर लें और उनका बैकअप की इन्फॉर्मेशन इस एक रिकवरी कैटलॉग के अंदर मैनेज करें आप। तो आप देखते हैं जरा रिकवरी कैटलॉग क्रिएट कैसे की जाती है। हम अपनी मशीन के ऊपर रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करेंगे। नहीं, ओके, आपने एक यूजर नॉर्मल को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट यूजर आरमैन कैट कर लेता हूँ, आइडेंटिफाइड बाय आरमैन कैट, डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स भूटान लिमिटेड। फिर आपने करना है ग्रांट रिकवरी अंडरस्कोर कैटलॉग अंडरस्कोर ओनर टू आरमैन कैट। ये एक रोल है रिकवरी कैटलॉग ओनर के नाम से, ये आपने इस यूजर को दे देना। ये रिकमेंडेड तो ये है कि आप उस डेटाबेस में ना बनाएं जिसका आप बैकअप ले रहे हैं। आप अलग से एक मशीन के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट करें, वहां पे ये यूजर बनाएं आप। क्लियर है? तो लेट्स से हमने ये सब डेटाबेसेस का बैकअप लेना है, तो किसी एक मशीन को पे हम एक छोटी डेटाबेस बना लेंगे जिसको हम डिक्लेयर कर देंगे ये एक रिकवरी कैटलॉग की डेटाबेस है। उसमें एक यूजर बना लेंगे, उसको एक रोल असाइन कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने करना है जी SQL प्लस से एग्जिट हो जाए और आरमैन पे आ जाए। ठीक है, आरमैन, उसके बाद लिखें कैटलॉग और आपने जो यूजर बनाया था उससे कनेक्ट हो जाए। अगर आप रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं तो @ डेटाबेस का नाम देंगे। अगर आप उसी मशीन पे जहाँ पे आपकी डेटाबेस थी तो फिर आप सिंपली उस यूजर से, तो आरमैन, आगे कनेक्शन टाइप क्या होगी? कैटलॉग। उसके बाद वो जो यूजर अभी आपने बनाया था उसके थ्रू आपने कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद आपने कमांड देनी है क्रिएट कैटलॉग। अब क्या करेगा? बैकएंड पे कुछ स्क्रिप्ट रन करेगा और इस आरमैन कैट यूजर के अंदर कुछ टेबल्स बन जाएंगे, प्रोसीजर्स बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे, व्यूज बन जाएंगे, जो कि एज अ रिकवरी कैटलॉग यूज होंगे। क्लियर है? क्या चीज? नहीं, ये देखें, रिकवरी कैटलॉग क्रिएटेड, आपकी कैटलॉग क्रिएट हो गई। अब आपने करना है कि डेटाबेसिस के इस कैटलॉग में एक से ज्यादा डेटाबेसिस, मल्टीपल डेटाबेसिस इस कैटलॉग में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप आरमैन इन्वोक करें और टारगेट से कनेक्ट हो जाएं। जिस डेटाबेस को इस कैटलॉग में आपने रजिस्टर करना है उससे कनेक्ट हो जाएं। तो मेरे केस में इसी मशीन के ऊपर वो डेटाबेस है जिसको अब मैंने बैकअप लेना है, जिसको कैटलॉग में रजिस्टर करना है, और इसी मशीन पे वही डेटाबेस है जिसमें कैटलॉग बनी हुई है। मेरे केस में एक ही डेटाबेस के साथ दो कनेक्शन होंगे, जबकि अगर आपने कैटलॉग अलग मशीन पे बनाई होती तो फिर आप एक तो टारगेट डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करते और एक
कैटलॉग वाली डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। तो आप करेंगे कनेक्ट टारगेट स्लैश, तो मैं पहले टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, वैसे जिस मर्जी से पहले कनेक्ट हो जाए, पहले टारगेट से हो जाए या कैटलॉग से हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप करें कनेक्ट कैटलॉग आर्म एंड कैट आर्म एंड कैट। तो अब इस वक्त आपके दो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुए हैं, एक कैटलॉग वाली डेटाबेस के साथ और एक टारगेट डेटाबेस के साथ। मेरे केस में वो एक ही डेटाबेस है, लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप करेंगे जी रजिस्टर डेटाबेस। अब क्या करेगा, ये इस टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल को पढ़ेगा और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के कैटलॉग के टेबल्स में डाल देगा। आपने रजिस्टर एक दफा करना है। रजिस्टर से क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल फाइल में है, डेटाबेस का नाम क्या है, कितनी टेबल स्पेसेस हैं, डाटा फाइल्स के नाम क्या है, लोकेशंस क्या हैं, डेटाबेस के कितने बैकअप्स हो चुके हुए हैं आरएमएन के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे रीयूजेबल पार्ट है, नॉन रीयूजेबल पार्ट है, उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के कैटलॉग में टेबल्स में भी डाल देगा। अब जब भी आपने बैकअप लेना है टारगेट डेटाबेस का, तो दोनों से कनेक्ट हो, जरूरी नहीं है। अगर आप कैटलॉग से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो बैकअप तो हो जाएगा, लेकिन उस बैकअप की इन्फॉर्मेशन कैटलॉग में नहीं जाएगी, सिर्फ कंट्रोल फाइल में रहेगी। तो अगर आप दोनों से कनेक्ट होंगे तो बैकअप भी हो जाएगा और बैकअप की इन्फॉर्मेशन कैटलॉग में जाके प्लेस हो जाएगी। तो आप करें आरमेन इन्वोक करें कनेक्ट टारगेट स्लैश और इसी तरीके से कनेक्ट कैटलॉग आरमेन कैट और अब डेटाबेस का सिंपली बैकअप ले लें, बैकअप डेटाबेस। अब जब ये बैकअप होगा, स्टार्टिंग फुल रीसिंक ऑफ रिकवरी कैटलॉग उसे मैसेज दिया है कि पहले उसने रीसिंक किया रिकवरी कैटलॉग के साथ, कि उसने देखा कि रिकवरी कैटलॉग में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो कंट्रोल फाइल में वापस में सिंक है कि नहीं, तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है जो कि रिकवरी कैटलॉग में नहीं गई, वो पहले उसको प्लेस करेगा और फिर बैकअप लेना शुरू करेगा। और फिर जब बैकअप हो जाएगा तो इस बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी राइट की जाएगी और रिकवरी कैटलॉग में भी पॉपुलेट की जाएगी। यस, नहीं अपेंड करेगा ना, वो पुराने बैकअप तो ऑलरेडी पड़े हुए, ठीक है, नई रोज एंटर होंगे, ठीक है जी। चेक कर सकते हैं कितने कनेक्शन आरमेन से पीएस करके चेक कर सकते हैं प्रोसेसेस कितने बने हुए, ठीक है। आरमेन से ऐसा कोई नहीं है कि वो कितने, वैसे आपको यहाँ पे दो ही कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं। तो अगर आप वीड सेशन से देख लें तो वहाँ से आपको दिखा देगा कि कौन कौन से सेशन स्टैब्लिश हुए हैं डेटाबेस के साथ। आरमेन रिपोजिटरी डेटा स्टोरेज ऑप्शंस के आपके पास कंट्रोल फाइल, सिंपलर एडमिनिस्ट्रेशन डिफॉल्ट है, आपके बाय डिफॉल्ट बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में सेव की जाती है। ऑप्शनली आपके पास रिकवरी कैटलॉग भी है, रेप्लिकेट्स कंट्रोल फाइल डाटा, सर्विसेज मैनी टारगेट्स, स्टोर्स आरमेन स्क्रिप्ट्स। तो इसमें आप स्क्रिप्ट भी बना के स्टोर कर सकते हैं जो बैकअप लेने वाले हैं, तो आपको रन टाइम पे स्क्रिप्ट लिखने की ताकि जरूरत ना पड़े। टारगेट डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में आपकी आरमेन की इन्फॉर्मेशन होती है और वही इन्फॉर्मेशन जो बैकअप की है वो रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस के अंदर, वो जो आपने यूजर क्रिएट किया जिसके अंदर आपने रिकवरी कैटलॉग क्रिएट किया है उसमें जाके सेव हो जाती है। तो रिकवरी कैटलॉग कहते हैं किसी सेट ऑफ टेबल्स को या जहां पे इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सके उसको कैटलॉग कहा जाता है। तो हमारे केस में वो सेट ऑफ टेबल्स होंगे जिसमें इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर करेगा, वो रिकवरी कैटलॉग कहलाएगी। रीजंस क्या है जी रिकवरी कैटलॉग यूज करेंगे? स्टोर मोर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देन द कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल में रिटेंशन पॉलिसी लगती है, बैकअप्स पुराने पर्च कर दिए जाते हैं, जबकि रिकवरी कैटलॉग में से जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी। प्रोवाइड्स बैकअप हिस्टोरिकल हिस्ट्री नीडेड फॉर अ रिकवरी दैट गोज फर्दर बैक इन टाइम देन द हिस्ट्री इन द कंट्रोल फाइल। तो आप बैकअप उस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी रिस्टोर कर सकते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में अवेलेबल नहीं है, प्रोवाइडेड के पुराने बैकअप आपके पास अवेलेबल है। इनेबल्स टू यूज आर्म एंड स्टोर स्क्रिप्ट्स। आप स्क्रिप्ट बना के जो बैकअप्स के आर्काइव्स का स्क्रिप्ट बना लें, फुल डेटाबेस का स्क्रिप्ट बना लें और फिर जब भी आपने वो स्क्रिप्ट रन करें वो ऑटोमेटिकली वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और बैकअप होना शुरू हो जाएगा। इनेबल्स यू टू क्रिएट कस्टमाइज रिपोर्ट्स फॉर ऑल रजिस्टर्ड टारगेट्स। समटाइम्स होता है कि आपकी जब वो ऑडिट वगैरह होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको आ जाता है कि आप बैकअप पॉलिसी जो फॉलो कर रहे हैं वो सारी डेटाबेसिस के लिए हमें निकाल के दें हिस्ट्री कि आप कब बैकअप लेते हैं। तो अगर आपके हर डेटाबेस की बैकअप की इन्फॉर्मेशन उसकी कंट्रोल फाइल में तो हर डेटाबेस पे लॉगिन होकर इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जबकि अगर आपने रिकवरी कैटलॉग में सारी डेटाबेसिस को रजिस्टर किया हुआ तो क्यूरी के थ्रू सारी डेटाबेसिस की इन्फॉर्मेशन आपके पास निकल आएगी। इनेबल्स यू टू यूज द कीप फॉर एवर क्लॉज ऑफ द बैकअप कमांड, ये आगे चल के भी देखेंगे। अलाउज यू टू लिस्ट द डाटा फाइल्स एंड टेबल स्पेसिस दैट आर
और वर इन द टारगेट डेटाबेस एट अ गिवन टाइम। लेट से आपने कोई टेबल स्पेस ड्रॉप कर दी किसी डेटाबेस में से, तो कंट्रोल फाइल में से इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। तो आप वो पुरानी टेबल स्पेसिस की इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं या उनको रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिकवरी कैटलॉग के थ्रू कर सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है आपका रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करने का। कॉन्फ़िगर द रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस मींस कि आप डेटाबेस एक अलग से क्रिएट कर लें। क्रिएट द रिकवरी कैटलॉग ओनर, और फिर उसको कुछ सेट ऑफ राइट्स दे दें, और फिर क्रिएट द रिकवरी कैटलॉग। आरमेन के प्रॉम्प्ट पे जाके कैटलॉग कनेक्शन स्टैब्लिश करें और क्रिएट कैटलॉग की कमांड के थ्रू रिकवरी कैटलॉग क्रिएट कर लें। तो ये रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहा है। उसने एक नई टेबल स्पेस बना ली है। रिकमेंडेड ये है कि आपने एक नई टेबल स्पेस बना लें, उसमें डाटा फाइल्स ऐड कर लें, और उसके बाद उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दे दें। जैसे यहाँ पे देखें क्रिएट यूजर कर रहा है जी आरसी ओनर के नाम से, उसका पासवर्ड सेट कर रहा है, उसकी टेम्पररी टेबल स्पेस, डिफॉल्ट टेबल स्पेस, उसका कोटा। उसके बाद उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दे दिया उसने। देन आरमेन इन्वोक करके आपने कैटलॉग और उस यूजर नेम पासवर्ड से कनेक्ट हो जाना है। एट द रेट सर्विस का नाम उस वक्त देंगे जब आप रिमोटली आरमेन इन्वोक कर रहे हैं। आरमेन उस मशीन से इन्वॉल्व नहीं कर रहे जहाँ पे आपकी वो डेटाबेस है कैटलॉग वाली, या फिर आपके उस मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। और फिर आप जब कनेक्ट हो जाएंगे तो क्रिएट कैटलॉग की स्टेटमेंट देंगे आप। मैनेजिंग टारगेट डेटाबेस रिकॉर्ड्स इन द रिकवरी कैटलॉग, रजिस्टरिंग अ टारगेट डेटाबेस इन द रिकवरी कैटलॉग, आप रजिस्टर करेंगे डेटाबेस। कैटलॉगिंग एडिशनल बैकअप फाइल्स, आपके कुछ ऐसे बैकअप्स जो आपने मैनुअल लिए हो। मैनुअल बैकअप्स कैसे ले सकते हैं हम, जिनको यूजर मैनेज बैकअप कहते हैं। आपने एक टेबल स्पेस बैकअप मोड में डाली और उसके डाटा फाइल्स को कॉपी करके अपने पास रख लिया, वो एक यूजर मैनेज बैकअप है। तो यूजर मैनेज बैकअप अगर आपने लिया तो उस बैकअप की इन्फॉर्मेशन क्या जाके कंट्रोल फाइल में सेव होगी कि फलां यूजर ने फलां लोकेशन पे बैकअप लिया, नहीं होगी ना। या कैटलॉग के अंदर जाके सेव होगी, नहीं। तो आपने जो यूजर मैनेज बैकअप लिए हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप कैटलॉग के अंदर डाल सकते हैं और कंट्रोल फाइल में भी डाल सकते हैं कैटलॉग की कमांड के थ्रू। उसका फायदा ये होगा कि अब वो यूजर मैनेज जो आपने बैकअप लिया था, इंस्टेड के उसको रिस्टोर करते वक्त मैनुअली रिस्टोर करना पड़े, आरएम की कमांड के थ्रू उसको रिस्टोर किया जा सकता है। देन आप अनरजिस्टर कर सकते हैं एक डेटाबेस को रिकवरी कैटलॉग में से। लेट से वो डेटाबेस ड्रॉप होगी, टेस्ट डेटाबेस थी, वो आप एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग से निकाल सकते हैं। Registering a database in the recovery catalog, Armen performs the following actions: creates rows in the recovery catalog tables for the target database, database का नाम, database की ID, उसका physical structure, वो सारी information populate की जाती है। Copies data from the target database control file to the recovery catalog tables and synchronizes the recovery catalog with the control file। तो जो control file में information होती है वही information catalog में भी होती है। तो जैसे register database करेंगे वो synchronize कर देगा उसके साथ। अगर आपने इंटरप्राइज मैनेजर यूज करना है टारगेट डेटाबेस के साथ को रजिस्टर करने के लिए, तो ईएम आपको उस डेटाबेस के अगेंस्ट रन करना पड़ेगा। लेट से आपके पास जो कैटलॉग और टारगेट डेटाबेस है, 2 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, 2 डिफरेंट मशीन्स पे हैं। तो अगर आपने ईएम के थ्रू से ये सारा काम करना है तो ईएम इन्वोक करेंगे आप टारगेट डेटाबेस वाला, ना कि कैटलॉग वाली डेटाबेस वाला। तो उसका भी इंटरप्राइज मैनेजर होगा, वही एक नॉर्मल डेटाबेस है। तो अभी जो टारगेट डेटाबेस है उसका इंटरप्राइज मैनेजर इन्वोक करेंगे और उसमें कैटलॉग वाली डेटाबेस का कनेक्शन ऐड करेंगे और फिर उसको आप उसमें यूज करेंगे। यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया जी रन ईएम अगेंस्ट द टारगेट डेटाबेस एंड नेविगेट टू द रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स पेज, ऐड द रिकवरी कैटलॉग टू द कॉन्फ़िगरेशन इफ नॉट ऑलरेडी लिस्टेड देयर, स्पेसिफाइड दैट द टारगेट डेटाबेस इज टू यूज द रिकवरी कैटलॉग चूजन इन द लिस्ट। अब अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू बैकअप लेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, रिकवरी कैटलॉग से नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं रिकवरी कैटलॉग है कि नहीं। आप आरमेन के प्रॉम्प्ट से अगर बैकअप लें तो आप मैनुअली कनेक्ट होते हैं, पहले टारगेट से फिर कैटलॉग से, या दोनों से आप कनेक्ट होते हैं और फिर बैकअप लेते हैं। आप चाहते हैं जब भी आप बैकअप लें इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी, तो वो हमेशा रिकवरी कैटलॉग से भी खुद ही कनेक्ट हो जाए। तो फिर उसके लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अवेलेबिलिटी, रिकवरी कैटलॉग सेटिंग्स, यहाँ पे देखें नो रिकवरी कैटलॉग कॉन्फ़िगर। मैं कहता हूँ ये यूज रिकवरी कैटलॉग, रिकवरी कैटलॉग यूजर ने ऐड रिकवरी कैटलॉग यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि इस वक्त लेट से ऑलरेडी नहीं है। होस्ट, अगर डिफरेंट मशीन पे है, होस्ट, पोर्ट, सेट और उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे। हमारे केस में एक ही मशीन के ऊपर है रिकवरी कैटलॉग, तो मैं सिंपली क्या करूँगा जी,
रिकवरी कैटलॉग वाले यूज़र का यूज़र नेम दे दूंगा और OS पे जो ओरेकल यूज़र है, जो ओनर है सॉफ्टवेयर का, उसका यूज़र नेम पासवर्ड दे दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। आरमेन कैट के नाम से था ना यूज़र। अच्छा, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, वो तो नहीं करेगा। होस्ट है जी लोकल होस्ट, इस मशीन का आप दे देंगे पोर्ट है 1521, डेटाबेस है MyDB, रिकवरी कैटलॉग यूज़र नेम है जी आरमेन कैट। नेक्स्ट करते हैं, उसने कर लिया फिनिश। यूज रिकवरी कैटलॉग आरमेन कैट ओरेकल, इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे इसको। तो अब जब भी मैं आरमेन के थ्रू बैकअप लूँगा, वो रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस से भी कनेक्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर यूज़र से जो हमने इसको बता दिया हुआ है, और इस टारगेट डेटाबेस से भी कनेक्ट होगा, तो बैकअप लेगा। यहाँ से अगर हम बैकअप लेते हैं, स्केड्यूल कस्टमाइज बैकअप, अपनी मर्जी से बैकअप लेते हैं। होल डेटाबेस बैकअप लेंगे, फुल लेना है, इंक्रीमेंटल फुल ही लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, वो आपकी टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट होगा और रिकवरी कैटलॉग वाली जो डेटाबेस से भी कनेक्ट होगा, ये आपको बता रहा है इसमें। टेप पे लेना है या डिस्क पे बैकअप लेना है, तो हमारे पास टेप नहीं है तो हम डिस्क पे लेंगे। नेक्स्ट, बैकअप जॉब का नाम और जाके फिनिश कर देंगे तो वो बैकअप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये सारा उसने डिटेल्स बताई हुई, हम कर चुके हैं। अच्छा, रिकवरी कैटलॉग में डेटाबेसेस रजिस्टर कर सकते हैं आप सेम नेम से। लेट से दो मशीन हैं, उन पर डेटाबेसेस बनी हुई है MyDB के नाम से, तो एक डेटाबेस में रजिस्टर करूंगा कैटलॉग के अंदर MyDB के नाम से, दूसरी रजिस्टर करूंगा तो दूसरी कर देगा रजिस्टर। If you duplicate a database and attempt to register it in the recovery catalog, you may receive an error. एक रिकवरी कैटलॉग में अगर मल्टीपल डेटाबेसेस रजिस्टर करेंगे, एरर देगा अगर वो एक ही डेटाबेस है। तो अगर आपके दो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, उनके नाम सेम है, तो फिर वो कर लेगा। हाँ, डेटाबेस की आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। लेट्स से एक MyDB है एक मशीन के ऊपर, एक और मशीन के ऊपर MyDB है, दोनों की डेटाबेस की आईडी डिफरेंट है, तो फिर वो रजिस्टर कर लेगा। लेकिन अगर दोनों की डेटाबेस आईडी सेम है तो फिर रजिस्टर नहीं करेगा, एक रजिस्टर कर लेगा, दूसरी एरर देगा। अच्छा, दो डेटाबेसेस हैं, उन दोनों की आईडी कैसे सेम हो सकती है? मैंने आपसे कहा था कि हमेशा यूनिक आईडी होगी डेटाबेस की। दो डेटाबेसेस हैं, एक MyDB एक मशीन ए पे है, MyDB मशीन बी पे है, दोनों की आईडी सेम कैसे हो सकती है? हाँ, अगर आपने एक डेटाबेस का बैकअप लेके दूसरी मशीन पे आपने उसको रिस्टोर किया हो, तो वो वही डेटाबेस है एक्चुअली। वो दूसरी मशीन पे बेशक उसी नाम से डेटाबेस है, या उसका आप नाम बेशक चेंज कर लें, लेकिन डेटाबेस की आईडी वही रहेगी। तो आप आईडी चेंज कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस की, ठीक है। अच्छा, दिस इज बिकॉज द डेटाबेस आईडी ऑफ द डुप्लीकेटेड डेटाबेस इज द सेम एज द ओरिजिनल डेटाबेस। तो अगर आप सिलेक्ट DB ID फ्रॉम B डेटाबेस करें तो आपको डेटाबेस की आईडी दिखा देगा। अगर आपने किसी डेटाबेस की आईडी चेंज करनी है तो NID की यूटिलिटी है, उसके थ्रू डेटाबेस का नाम और आईडी दोनों चेंज की जा सकती है, ठीक है। किसी NID की यूटिलिटी के थ्रू डेटाबेस का नाम और आईडी दोनों चेंज की जा सकती हैं। ओके, यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं जरा। नाम चेंज करेंगे तो कंफ्यूजन है, तो किसी और डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो करें ना, आपको डेटाबेस का नाम चेंज करने की जरूरत है तो फिर करें, ठीक है। अगर वो बहुत सारी जगहों पे रेफरेंस हो रहा है उसी नाम से, तो फिर तो चेंज करेंगे तो इशू होगा आपको। हाँ, एरर नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जहाँ से वो उसको उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे थे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
ये मेरे पास एक DB11G के नाम से डेटाबेस है, इसको मैं स्टार्टअप करता हूँ। इस डेटाबेस का नाम और आईडी दोनों चेंज की जा सकती हैं, या सिर्फ आईडी चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। सेलेक्ट नेम फ्रॉम दी $साइन डेटाबेस, ठीक है। DB11G है। इस डेटाबेस की SP फाइल से एक P फाइल बना लेते हैं, क्योंकि उसमें भी नाम जाके चेंज करना पड़ेगा। वंस वो चेंज हो जाएगा तो मैं कहता हूँ क्रिएट P फाइल इक्वल्स टू /home/oracle/testdb.txt कर देता फ्रॉम SP फाइल से P फाइल बना ली मैंने। ज़रूरी नहीं है, शटडाउन इमीडिएट करेंगे। इस डेटाबेस का नाम मैं टेक्स्ट DB रखना चाहता हूँ, या ABC XYZ कुछ भी रखना चाहता हूँ। इसको मैं करूँगा स्टार्टअप माउंट। NID सिंपली लिख के एंटर करेंगे तो आपको हेल्प सारी दिखा देगा। तो आप करेंगे NID टारगेट इक्वल्स टू sys और उसका पासवर्ड, और DB नेम इक्वल्स टू आप नाम जो नया देना चाहते हैं। लेट्स से मैं देना चाहता हूँ टेस्ट DB। वो कहते हैं जी टेस्ट DB वो चेंज करेगा इन 2 कंट्रोल फाइल्स में, क्योंकि डेटाबेस का नाम आपकी कंट्रोल फाइल्स में सेव हुआ होता है। तो आप यस कर दें, वो डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में, और आपकी जो सारी डेटा फाइल्स में डेटाबेस की आईडी सेम होती है, सेव हुई होती है। तो डेटाबेस की आईडी उसे चेंज कर दी, डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। अब SQL+ कनेक्ट ओपन करके जो डेटाबेस पहले रन हो रही थी माई DB11G के नाम से, अच्छा उसने वो DB11G के नाम से जो डेटाबेस रन हो रही थी उसको चेंज करने के बाद उसको डाउन भी कर दिया सक्सेसफुली। अब आपने करना है कि एक्सपोर्ट oracle_SID वो कर देनी है जो आपने डेटाबेस का नाम रख दिया था, और जो आपने SP फाइल P फाइल बनाई थी उस P फाइल में डेटा इंस्टेंस नेम और DB नेम के 2 पैरामीटर्स हैं, वो चेंज करने पड़ेंगे आपको। वो मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल। क्योंकि उसमें Oracle सीड और नेम जो है ना वो सेट हुए होंगे DB11G, जैसे ये DB नेम, तो ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। Ctrl+H कर लेते हैं। उसको सेव कर लेते हैं। स्टार्टअप माउंट P फाइल इक्वल्स टू /home/oracle/testdb.txt के नाम से हमने बनाई थी। कुछ पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं करने से लोकल लिसनर और लिसनर के नाम से वो रिवर्ट करने पड़ेंगे। अब ये फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, मैं फिर यहाँ पे DB11G ही कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ इंस्टेंस का नाम और DB नेम के जो 2 पैरामीटर्स हैं सिर्फ वो चेंज करने हैं। बाकी अगर आप चेंज करेंगे तो फिर वो डायरेक्टरीज, अगर हमने पाथ चेंज कर दिया तो सारे पाथ फिर आपको बनाने पड़ जाएंगे। इसको सेव कर देता हूँ, आप देखते हैं स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद आपने करना है अल्टर डेटाबेस, ओपन, रीसेट लॉग्स। अब आपकी डेटाबेस का नाम और आईडी दोनों चेंज हो गई है। पहले DB11G के नाम से डेटाबेस का नाम था, अब टेस्ट DB के नाम से। अब यहाँ पे देखें टेस्ट DB के नाम से मेरे पास डेटाबेस रन हो रही है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम दी $, डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम आप टेस्ट DB लिखा है। रिकवरी वो पुराने बैकअप सारे फिर आपको इनवैलिडेट हो जाएंगे। फुल बैकअप के लिए होगा इसको। वो फुल बैकअप जो ना वो फिर पुरानी लेट से वो पुरानी समझ लें डेटाबेस होगी, एक नई डेटाबेस बन गई आपकी, ठीक है। वो रिस्टोर तो कर सकेंगे, पुराना फुल बैकअप हो, उसकी आर्काइव्स हो, उसकी कंट्रोल फाइल्स हो, और उसकी क्या नाम है SP फाइल हो, तो वो तो रिस्टोर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते। नहीं, थैंक यू। नहीं, इस पे नहीं करना है, नहीं इस पे नहीं करना है। ब्रेक लें। तो जब आप एक डेटाबेस की DB ID चेंज कर लेंगे तो कंसिडरेशंस क्या हैं जी? प्रीवियस बैकअप्स एंड आर्काइव लॉग्स आर अनयूजेबल, डेटाबेस मस्ट बी ओपन विद द रीसेट लॉग्स ऑप्शन, एंड यू शुड बैकअप द डेटाबेस आफ्टर चेंजिंग द DB ID, क्योंकि पिछले बैकअप्स अब यूजेबल नहीं रहेंगे इस नई डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो ये कि आपके पास ऑल टुगेदर एक समझ लें नई डेटाबेस बन गई है। अब इसके बैकअप्स आपने नए सिरे से लेने। अगर आपने कोई डेटाबेस अनरजिस्टर करनी हो कैटलॉग में से, तो आरमैन के थ्रू कैटलॉग में कनेक्ट हो जाएं और टारगेट डेटाबेस पे कनेक्ट हो जाएं और अनरजिस्टर्ड डेटाबेस की कमांड चला दें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कैटलॉग में से रिमूव कर दी जाएगी, वो अनरजिस्टर हो जाएगी कैटलॉग में से। और अगर आपने कोई बैकअप्स लिए हुए थे आरमैन के थ्रू और वो आपने और उनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी नहीं थी, वो काफ़ी पुराने बैकअप्स हैं और वो कंट्रोल फाइल में से निकल चुके हैं, तो जब आप कैटलॉग करेंगे, कैटलॉग के साथ अपनी डेटाबेस को रजिस्टर करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल फाइल में अवेलेबल है वो तो कैटलॉग में रेप्लिकेट हो जाएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल फाइल में नहीं है वो कैटलॉग में भी नहीं जाएगी डेफिनेटली। तो आपके पास पुराने बैकअप पड़े हुए और आप चाहते हैं कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन कैटलॉग के अंदर आप डाल दें, तो कैटलॉग बैकअप पीस और आगे वो बैकअप पीस जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है उस लोकेशन का नाम, पूरा पाथ और उस बैकअप पीस का नाम, तो करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो कंट्रोल फाइल में भी डाल देगा और कैटलॉग के टेबल्स में भी डाल देगा। तो कैटलॉग की कमांड के थ्रू कंट्रोल फाइल्स की कॉपीज, डेटा फाइल की कॉपीज, बैकअप पीसीज और आर्काइव डेवलप फाइल्स को आप कैटलॉग के अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट कर सकते हैं। रिकवरी कैटलॉग रीसिंक्रोनाइजेशन, दो तरह की सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक पार्शियल होती है और एक फुल होती है। पार्शियल में आपके या तो आर्काइव्स की इन्फॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग में कंट्रोल फाइल से जाएगी, या फिर बैकअप सेट्स की, या फिर डेटा फाइल कॉपीज की, और फुल में आपकी पूरी की पूरी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन रिकवरी कैटलॉग के अंदर पॉपुलेट की जाएगी। तो नॉर्मली जब आप बैकअप लेते हैं तो पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन होती है, और जब आप रजिस्टर करें कोई डेटाबेस उस वक्त फुल सिंक्रोनाइजेशन होती है, या फिर आप मैनुअली करें, मैनुअली सिंक्रोनाइज करें डेटाबेस, प्राइमरी डेटाबेस या टारगेट डेटाबेस और रिकवरी कैटलॉग को, तो फिर फुल सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो उसमें हम करते हैं जी, अगर आपने खुद से सिंक्रोनाइजेशन करनी हो तो आरमैन के प्रॉम्प्ट पे दोनों डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद रीसिंक डेटाबेस की कमांड चलाएंगे। ये यूजली उस वक्त की जाती है, रीसिंक कैटलॉग, ये यूजली उस वक्त की जाती है जब आपकी टारगेट डेटाबेस में बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुकी हैं और वो कैटलॉग के अंदर रेप्लिकेट नहीं हुई किसी भी वजह से। आपने काफ़ी अरसे से बैकअप्स लिए हैं लेकिन वो कैटलॉग के साथ कनेक्ट होकर बैकअप्स नहीं लिए, तो उस केस में फिर आप मैनुअली रीसिंक कर लें रिकवरी कैटलॉग और टारगेट डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया आरमैन से। तो मैनुअली रीसिंक करना रीसिंक कैटलॉग की कमांड के थ्रू। आफ्टर द रिकवरी कैटलॉग वाज अनअवेलेबल फॉर आरमैन टू ऑटोमेटिकली रीसिंक्रोनाइज इट। हाँ जी सर, ये अभी आपने रीसिंक्रोनाइज किया, कैटलॉग में अपडेट हो गया, डेटाबेस का नाम चेंज किया, उसके बाद आपने दोबारा उसको अपडेट किया? नहीं, वो तो डेटाबेस मैंने दूसरी रीनेम की थी, मेरे पास इस मशीन पे 2 डेटाबेसेस थी।
अब मैं अगर इसको रीनेम कर लेता ना इसी डेटाबेस को, ये तो वो फिर तो ये नई डेटाबेस होती है आरमेन की, दोबारा से कनेक्ट करा के और फिर उसको रजिस्टर कराना पड़ता, उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, कब आपने मैनुअली रीसिंक्रोनाइज करना है? व्हेन यू परफॉर्म इनफ्रीक्वेंट बैकअप्स ऑफ योर टारगेट डेटाबेस, जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली बैकअप्स नहीं लेते। आफ्टर मेकिंग चेंजेस टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, तो नेक्स्ट जब टाइम बैकअप लेंगे वो तो फिजिकल स्ट्रक्चर खुद ही कॉपी हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा कैटलॉग के साथ। लेकिन आप चाहते हैं कि उससे पहले कि ये ना हो कि अब वो काफ़ी दिन है वो बैकअप लेने में, रीसिंक्रोनाइज उस वक्त होगा, तो आप खुद से मैनुअली रीसिंक कर लें, ताकि इन केस खुदा खासा कभी उस दौरान आपकी डेटाबेस क्रैश कर जाए तो आरमेन के थ्रू आप उसको रिकवर कर सकें कैटलॉग का यूज करते हुए। देन आप स्क्रिप्ट स्टोर कर सकते हैं आरमेन की कैटलॉग के अंदर। दो तरह के स्क्रिप्ट हो सकते हैं जी, लोकल स्क्रिप्ट या ग्लोबल स्क्रिप्ट्स। लोकल स्क्रिप्ट्स होते हैं जो जिस डेटाबेस के लिए आप स्टोर करेंगे, क्योंकि एक कैटलॉग में बहुत सारी डेटाबेसेस आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो लोकल स्क्रिप्ट जिस डेटाबेस के लिए करेंगे सिर्फ उस डेटा बेस के अगेंस्ट वो रन कर सकेंगे। और ग्लोबल स्क्रिप्ट अगर आपने कोई क्रिएट करके सेव कर लिया, वो किसी भी डेटाबेस के अगेंस्ट रन किया जा सकता है जो कि कैटलॉग के अंदर, उस कैटलॉग के अंदर रजिस्टर्ड है। तो स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट स्क्रिप्ट फुल अंडरस्कोर बैकअप, उसके बाद पैरेंथेसिस, लेट्स मैं चैनल एलोकेट करता हूँ, तो ये स्क्रिप्ट आपका सेव हो गया कैटलॉग के अंदर। अब इस आरमेन के इस प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं कैटलॉग से भी कनेक्टेड हूँ और टारगेट डेटाबेस से भी कनेक्टेड हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट क्रिएट हुआ है ये लोकल स्क्रिप्ट है, जिस टारगेट डेटाबेस से मैं कनेक्टेड हुआ हूँ सिर्फ उसके लिए ये बनाया गया और कैटलॉग के अंदर सेव कर दिया गया। अब इस स्क्रिप्ट को अगर मैंने एग्जीक्यूट करना है तो मैं करूँगा एग्जीक्यूट नहीं रन, वो करली ब्रैकेट्स, उसके बाद एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट है ये, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम। तो वो जो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट होंगे और बैकअप होना शुरू हो जाएगा। अब उसने 2 चैनल एलोकेट किए हैं, दोनों चैनल्स को फाइल्स एलोकेट की हैं, वो बैकअप होना शुरू हो गया। तो क्रिएट स्क्रिप्ट का नाम देंगे, तो आगे पूरे आपने कमांड देनी है। क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट करना तो क्रिएट ग्लोबल स्क्रिप्ट का नाम, फिर ये हार्ड डेटाबेस के अगेंस्ट चलेगा जो इस रिकवरी कैटलॉग में रजिस्टर्ड है। और अगर आपने किसी फाइल के अंदर कोई कमांड लिखी है उसके थ्रू स्क्रिप्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट स्क्रिप्ट का नाम फ्रॉम फाइल और आगे फाइल का नाम, तो वो उस फाइल में से स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करके दे देगा। एग्जीक्यूट करना तो रन, उसके बाद एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट का नाम। अगर आपने ग्लोबल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना तो एग्जीक्यूट ग्लोबल स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम देंगे आप। और अगर आपने कोई स्क्रिप्ट प्रिंट करना है और या स्क्रिप्ट्स आपने देखने कि कितने क्रिएट हुए तो लिस्ट स्क्रिप्ट नेम्स करेंगे तो सारे स्क्रिप्ट आपको बता देगा। को पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की कमांड देखनी है तो प्रिंट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम देंगे, वो स्क्रिप्ट आपको प्रिंट कर देगा। या प्रिंट स्क्रिप्ट का नाम टू फाइल और आगे फाइल का नाम और पाथ देंगे तो स्क्रिप्ट आपको फाइल के अंदर जाके सेव कर देगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। हाँ, मतलब वो सेव करने के बाद दोबारा से क्रिएट करेंगे, ओवर राइट कर देगा वो। जी राइट होगा, हाँ उसी नाम से होगा तो फिर ओवर राइट हो जाएगा। क्रिएट और हाँ जी, रिप्लेस की सॉरी क्रिएट की नहीं रिप्लेस की, रिप्लेस स्क्रिप्ट का नाम देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिप्लेस स्क्रिप्ट का नाम दे रहा है फ्रॉम फाइल का नाम, और डिलीट करना हो तो डिलीट स्क्रिप्ट का नाम देते और स्क्रिप्ट रिमूव हो जाएगा। फिर लिस्ट स्क्रिप्ट नेम्स, ठीक है। उसको पूरा प्रिंट कर दिया उसमें क्या कौन से हुई। रिकवरी कैटलॉग जो डेटाबेस है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी इन्वायरमेंट में 4-5 डेटाबेसेस हैं डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, और एक डिफरेंट मशीन के ऊपर एक डेटाबेस है जिसको आपने ऐसा रिकवरी कैटलॉग
क्रिएट किया हुआ है। तो आप जैसे बाकी सारी डेटाबेसेस का बैकअप लेते हैं वैसे रिकवरी कैटलॉग का भी बैकअप लेंगे। उसकी भी डेफिनेटली वो भी एक नॉर्मल डेटाबेस है, उसकी डाटा फाइल्स है, कंट्रोल फाइल्स है, रीड लॉग फाइल्स है। तो रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस का कैसे बैकअप लिया जाए? क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस का बैकअप लेना हो तो? हाँ हाँ, उसका भी बैकअप आरमेन से कर लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसी तरीके से, या यूजर मैनेज कर लें। अगर आरमेन से करना है तो ये आपकी एक रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस है। आप चाहते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन भी कैटलॉग में सेव हो तो उसके लिए एक और डेटाबेस बनाएं और उसको इस कैटलॉग के अंदर रजिस्टर करें। ऐसे भी होता है, बहुत सारी जगहों में ऐसे भी है। कैटलॉग वाली डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए उसके लिए एक अलग से कैटलॉग है और वो कैटलॉग वाली डेटाबेस उस कैटलॉग में रजिस्टर्ड है, एंड सो ऑन। जी जी, एंड सो ऑन। तो हाँ, आइडियली जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये कि आप फिजिकल बैकअप ना लें कैटलॉग वाली डेटाबेस का, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा अदर देन कैटलॉग के अलावा नहीं है तो फिर आप क्या करें कि लॉजिकल बैकअप ले लें। तो हम लॉजिकल बैकअप लेते हैं जरा अपने कैटलॉग का। मैं करूंगा जी सिंपली एक्सपोर्ट आरमेन कैट फाइल इक्वल्स टू /home/oracle/catalog.bm। तो ये कमांड स्केड्यूल कर दें डेली रात को क्या हो, या फिर आप वो बैकअप के बाद आप इसको स्केड्यूल करते हैं डेली रात को ये चले और कैटलॉग वाली बैकअप का डेटाबेस का जो स्कीमा है उसका डंप ले ले, वो डंप आप अपने पास किसी जगह सेव कर लें। आप अगर ये डेटाबेस आपकी क्रैश भी कर जाती है कैटलॉग वाली तो इस स्कीमा को किसी भी डेटाबेस में इंपोर्ट कर दें यूजर बना के, तो आपकी वो कैटलॉग बन जाएगी। सर वो हम अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जब विंडोज में हम रीइंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारी सीडी ड्राइव्स रहती है। लिनक्स का क्या चक्कर? लिनक्स में तो हर बार तो वही मान गया था कि सिर्फ आप रूट वाली दोबारा बना लें, बाकी छोड़ दें, वो माउंट कर लें बाद में जाके। हाँ, ये तो बार बार कहता है कि डिलीट एंड रिमूव एग्जिस्टिंग लॉजिकल ड्राइव्स वगैरह। नहीं, आप सिर्फ वो रिमूव जब करें ना तो सिर्फ रूट वाली रिमूव करें, उसी को दोबारा बनाएं, बाकी वो छोड़ दें, वो रहेंगी, उसमें डाटा भी रहेगा। रूट तो हमने LVM में बनाई होती है। लेट्स से LVM में बनाई है, जैसे भी बनाई आपने, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं। अगर आपकी रिकवरी कैटलॉग डैमेज हो जाए, उसका बैकअप भी नहीं है, तो फिर आप क्या करें, तो पार्शली रिक्रिएट द कंटेंट्स ऑफ अ लॉस्ट रिकवरी कैटलॉग यूज द फॉलोइंग कमांड्स। आप कैटलॉग एक नई बनाएं, एक यूजर बनाएं, उसमें कैटलॉग बनाएं और डेटाबेस रजिस्टर करें और रीसिंक कैटलॉग की कमांड चला दें। तो वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल फाइल में बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन है वो कैटलॉग में आ जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कैटलॉग के अंदर आ जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगी क्योंकि कंट्रोल फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और फिर उसके बाद कैटलॉग स्टार्ट विद या कैटलॉग बैकअप पीस के थ्रू अगर आपके पास कुछ ऐसे बैकअप सेट्स भी पड़े हुए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में नहीं है तो उनको मैनुअली फिर कैटलॉग कर लें उसके अंदर, रिकवरी कैटलॉग के अंदर। कैटलॉग स्टार्ट विद और आगे आप पाथ दे दें तो उसमें जितने भी फाइल्स होंगी वो सारी कैटलॉग कर देगा रिकवरी कैटलॉग के अंदर और कंट्रोल फाइल के अंदर। या फिर पर्टिकुलर पीसीज करना चाहते हैं तो कैटलॉग बैकअप पीस और पीस का नाम दे दें, वो उसको कैटलॉग कर लेगा। ठीक है। Exporting and importing the recovery catalog. Use the export and import utilities or the data pump utilities to move the recovery catalog from one database to another. Create a logical backup of the RMAN recovery catalog. तो यूजली हम लॉजिकल बैकअप ही लेते हैं क्योंकि उसका फिजिकल बैकअप लेना फिर उसके लिए कैटलॉग क्रिएट करना वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। फिर आपके लिए आपके पास बहुत सारी डेटाबेसेस होंगी मैनेज करने के लिए। तो अगर आपने कैटलॉग वाली डेटाबेस रिकवरी कैटलॉग को अपग्रेड करना है तो आप आरमेन के नए यूटिलिटी से कनेक्ट हो जाएं। जैसे मेरे केस में इस वक्त 11G/R2 की आरमेन की यूटिलिटी इन्वोक हुई है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना आरमेन, तो ये बताएगा कि कौन सी रिलीज है आरमेन की।
लेट से आपने रिकवरी कैटलॉग बनाई है 10G की डेटाबेस में, तो उसमें 10G और लोअर डेटाबेसेस उसमें रजिस्टर हो सकती हैं, ये याद रखना है आपने एक रिकवरी कैटलॉग बनाई, जिस रिलीज की बनाई उस रिलीज तक की डेटाबेसेस उसमें रजिस्टर हो सकती हैं, उससे ऑनवर्ड रिलीज की डेटाबेसेस रिकवरी कैटलॉग में रजिस्टर नहीं हो सकती। इसलिए आप यूजली एक एनवायरनमेंट में रिकवरी कैटलॉग वाली डेटाबेस हायर रिलीज की रखी जाती है। जैसे आपने 10G की रिलीज 2 की डेटाबेस रिकवरी कैटलॉग के लिए क्रिएट की थी, अब आपकी एनवायरनमेंट में एक 11G रिलीज 1 और रिलीज की 2 की डेटाबेसेस आ गई हैं, अब उनको भी उसी रिकवरी कैटलॉग में यूज करना है आपने। तो आप क्या करें, 11G रिलीज 2 का जो मशीन है वहां से आरमैन इन्वोक करें, 10G वाली कैटलॉग से कनेक्ट करें और उसको अपग्रेड कैटलॉग की कमांड दे दें। तो ये जो आप आरमैन नई रिलीज का इन्वोक करेंगे, अपग्रेड की कमांड चलाएंगे तो उसको अपग्रेड कर देगा, अब उसमें आप नए रिलीज वाली डेटाबेसेस के रजिस्टर कर सकेंगे। क्लियर है? अच्छा सर, ये जो आरमैन है इसकी ग्राफिकल यूटिलिटी टोड वगैरह या इसके अलावा कोई नहीं है? टोड भी कर सकते हैं? टोड पे नहीं, आरमैन यानी कि हर हाल में आरमैन ही है। हाँ आरमैन नहीं है, अब वैसे पे जाना पड़ेगा कोई हाल नहीं है। अच्छा, टू ड्रॉप द रिकवरी कैटलॉग, ड्रॉप कैटलॉग की कमांड चलाएं, एक दफा चलाएंगे फिर दोबारा होएगा, दोबारा लिखें कंफर्म करने के लिए वाकई आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो फिर वो रिकवरी कैटलॉग के टेबल हाँ रिमूव कर दें। ध्यान छूट रही है आपके पास। देन जी वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग, ये 11G ऑनवर्ड ओरेकल ने दिया है, वर्चुअल VPC वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग। कंसेप्ट देख लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक एनवायरनमेंट में कितने DBAs हो सकते हैं? 1 DBA हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, जितने पैसे हैं, जितनी बर्दाश्त है, जितनी डेटाबेसेस हैं, जितना लोड है, उस हिसाब से नंबर ऑफ। एक ही बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, भी होता है। हाँ मतलब एक ही बंदा होता है, वो पूरी कंपनी भी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ओके। तो अज्यूम करते हैं हमारे पास मल्टीपल DBAs हैं, DBA 1 है, DBA 2 है, DBA 3 है एंड DBA 4 है। इसके पास कुछ डेटाबेसेस हैं जिनकी वो मैनेजमेंट करता है, इसी तरीके से इसके पास कुछ डेटाबेसेस हैं जिनकी वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, फिर इसके पास भी कुछ ऐसी हैं क्रिटिकल डेटाबेसेस हैं। ऐसे ही होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके दी जाती हैं कि ये फलां डेटाबेसेस मैनेज करेगा, और उसके बाद उनको स्वैप भी किया जाता है ताकि हर डेटाबेस पे एक DBA को मौका मिले काम करने का। अच्छा, मैं एक कैटलॉग बनाता हूँ एक मशीन के ऊपर और ये सारी डेटाबेसेस उसमें रजिस्टर कर देता हूँ। तो इस कैटलॉग के अंदर ये सारी डेटाबेसेस रजिस्टर होंगी। ये DBA 1 है, ये भी सारी डेटाबेसेस के बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, उनके बारे में कुछ भी कर सकता है, बैकअप ले भी सकता है, रिस्टोरेशन भी चला सकता है, DBA B भी कर सकता है, DBA C, DBA D, चारों DBAs कर सकते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी कॉन्शियस कंपनीज होती हैं या कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जैसे वो कहते हैं ऑडिट पॉलिसीज होती हैं आपकी, या कुछ लॉज हैं आपके, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा जिन डेटाबेसेस को मैनेज कर रहा है वो सिर्फ उन्हीं के बैकअप्स को मैनेज कर सके, किसी और के बैकअप को भी ना देख सके। क्रिटिकल है ये हमारे लिए। तो अगर आप एक ही कैटलॉग बना के इन सारे यूजर्स को दे देंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, सारे बैकअप्स देख सकते हैं, और यूजर A यूजर B की डेटाबेस में शरारतन उसका बैकअप रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, यूजली होते हैं ऐसे लोग। तो इसका क्या हल है, फिर क्या किया जाए? हर यूजर के लिए अलग कैटलॉग बना दीजिए, इसके लिए अलग कैटलॉग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। इसमें मसला मैनेजमेंट का आ जाएगा, और फिर वो 4 कैटलॉग आपको मैनेज करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ओरेकल 11G में ओरेकल ने आपको दे दिया जी VPC वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग। मेन कैटलॉग एक बना लें आप। फॉर एग्जांपल आपने बनाई आरमैन कैट का एक यूजर बनाया जिसमें आपकी सारी मेन कैटलॉग है, और इस आरमैन कैट के अंदर आप लेट से DBA 1 के नाम से एक यूजर बनाएं, DBA ये आपने डेटाबेस में बनाना है, DBA 2 के नाम से बनाएं, DBA 3 के नाम से बनाएं, DBA 4 के नाम से बनाएं, और इनको सिर्फ अपनी डेटाबेसेस एलोकेट कर दें। तो अब जब भी वो आरमैन के थ्रू बैकअप लेंगे तो वो एक्चुअली आरमैन कैट के थ्रू लॉगिन नहीं हो रहे होंगे, बल्कि अपने अपने ये जो बैकअप के लिए आपने कैटलॉग उनके लिए बनाई है उनके थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे, और इनके अंडर एक्चुअली कोई कैटलॉग नहीं होगी, इनके अंदर वो व्यूज क्रिएट हुए होंगे या इनको राइट्स मिले होंगे आरमैन कैट के टेबल्स के ऊपर। तो जब ये DBA 1 लॉगिन होगा तो उसको सिर्फ अपनी डेटाबेसेस नजर आ रही होंगी, DBA 2 लॉगिन होगा तो उसको सिर्फ अपनी डेटाबेसेस नजर आ गई होंगी, सिर्फ उनके बैकअप्स मैनेज कर सकेगा। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग।
ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग का पर्पज ये है कि जो यूजर ओनर है डेटाबेस का वो सिर्फ वही मैनेज कर सके अपने डेटाबेस के बैकअप्स। तो ये आपके पास एक मेन बेस रिकवरी कैटलॉग है, उसके ऊपर आपने व्यूज क्रिएट कर दिए हैं 2, जिसको आपने VPC1 और VPC2 का नाम दे दिया है। इसको ओनर 1 है इसका और दूसरे का ओनर 2 है, उनको अपनी अपनी डेटाबेसेस दे दी हैं। अब ये जो ओनर 1 है इसको कोई नई डेटाबेस मिलती है तो ये खुद से रजिस्टर कर सकता है कैटलॉग के अंदर VPC के थ्रू, और ओनर 2 को अगर कोई डेटाबेस नहीं मिलती है तो ये भी रजिस्टर कर सकता है अपनी मर्जी से। ये आगे इसके स्टेप्स हैं, क्रिएट कैसे करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद ये हमारा इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। या करने अभी अगर आपको समझ आए तो सर नेक्स्ट टाइम चलें ठीक है।